जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं प्रश्न पत्र 2018 का बाल विकास और शिक्षा शास्त्र लेकर चलता हूँ साथियों। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 1 की तरफ। प्रश्न आपका 1 क्या कह रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कह रहा है कि आनुवांशिकता और पर्यावरण दोनों के बारे में कह रहा है कि आनुवांशिक और पर्यावरण के बारे में कौन सा कथन सत्य होगा। तो ऑप्शन कह रहा है कि विकास के कुछ पहलू आनुवांशिक और कुछ पहलू पर्यावरण से प्रभावित होते हैं। कह रहा है मतलब कोई भी विकास हो वह क्या होता है, कुछ पर्यावरण और कुछ आनुवांशिकता से प्रभावित होते हैं। कह रहा है सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह अगर जीन द्वारा निर्भर होता तो क्या होता, एक आइंस्टीन का लड़का आइंस्टीन होता, एक सिर्फ किसान का लड़का किसान ही होता। ठीक है, तो आपका यह ऑप्शन कट जाएगा। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार से बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार दूर किया जा सकता है। अगर ऐसा होता तो अमीर घर में कभी भी विकलांगता पाई ही न जाती। पौष्टिक आहार खिला खिला के तो सही कर देते। कह रहा है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिसमें केवल वर्ड लग गया वो ऑप्शन होगा नहीं, तो इसका ऑप्शन आपका पहला बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। कह रहा है इसमें पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कौन सा कथन नहीं कहा जा सकता है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार मेरे प्यारे साथियों इसमें हो जाएगा निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, नहीं कहा जा सकता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की तरफ। प्रश्न 3 कह रहा है आपका निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। इसमें कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति, प्रतीकात्मक विचार का विकास, अहमन्यता, अनुत्क्रमणीयता। तो इसमें जो मेरे प्यारे साथियों आपका ऑप्शन हो जाएगा दूसरा हो जाएगा प्रतीकात्मक विचार का विकास। चलते हैं प्रश्न नंबर 4 की तरफ। प्रश्न 4 क्या कर रहा है साथियों, कह रहा है किसके अलावा निम्नलिखित कारणों से खेल युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मतलब वह किस कारण से जो खेल है युवा बच्चों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, क्या कह रहा है आपका चौथे में कि वे अपने शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, या उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है, यह समय बिताने की एक सुखद तरीका है, वे नए कौशल हासिल करते और सीखते हैं कि उन्हें कब उपयोग करना है। तो महत्वपूर्ण भूमिका जो आपका हो जाएगा क्या कि बच्चे जब क्या करते हैं खेल कूद करते हैं तो उनका यह एक समय बिताने का क्या होता है, सुखद तरीका होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। कौन सा प्रश्न इसमें है जो बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करेगा। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं, यह होगा या फिर आपका हो जाएगा कि सही जवाब क्या है, यह होगा, या क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं, यह होगा, या विभिन्न तरीक़ों से आप इसे कैसे हल कर सकते हैं। तो बच्चे सबसे ज़्यादा तब सोचेंगे जब आप कहेंगे इसको एक तरीके से नहीं हल करना है, कई तरीके से हल करना है। तो ऑप्शन आपका चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 6 की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। इसमें कौन सा विकल्प है जो प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन करता है। कह रहा है करके सीखना, परियोजना भी सहयोग से सीखना, थीमेटिक इकाइयाँ, नियमित इकाइयाँ, परीक्षण, रैंकिंग। फिर इसके बाद कह रहा है व्यक्तिगत अधिगम, क्षमता समूह बनाना, छात्रों की लेबलिंग, परियोजना विधि समूह, क्षमता समूह बनाना, रैंकिंग। तो इसमें क्या हो जाएगा आपका निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रगतिशील शिक्षा का सबसे अच्छा वर्णन होगा। तो आपका 6वें का जो ऑप्शन बन जाएगा पहला हो जाएगा करके सीखना, परियोजना विधि, सहयोग से सीखना। चलते हैं प्रश्न नंबर 7 की तरफ। कह रहा है प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। इसमें कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा क्या है, स्वयं ही जीवन है। तो ऑप्शन आपका कह रहा है 7 में कि क्या कह रहा है स्कूल शिक्षा को यथासंभव लंबे समय तक जारी रखना चाहिए। कह रहा है स्कूल जो होता है, जो स्कूल में क्लास चलते हैं शिक्षा को लंबे समय तक जारी रखना चाहिए, या स्कूलों की आवश्यकता ने बच्चे अपने जीवन के अनुभव से सीख सकते हैं। कह रहा है कि स्कूल की ज़रूरत नहीं, बच्चे स्वयं सीख जाएंगे, यह ऑप्शन होगा। या स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। कहने का मतलब ऐसा शिक्षा स्कूल में दिया जाए जो सामाजिक और प्राकृतिक
दोनों की ही क्या करें, चित्रित करें, या जीवन सच्चा शिक्षक है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों, तीसरा हो जाएगी स्कूल में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। कह रहा कोहलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कोहलबर्ग के सिद्धांत के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। कह रहा है उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है, यह होगा। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, यह होगा। या फिर यह नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है, यह होगा। या उनका विश्वास है कि बच्चे नैतिक दार्शनिक होते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा, कोहलबर्ग का जो योगदान सबसे अच्छा होगा वो हो जाएगा पहला ऑप्शन, उनके सिद्धांत ने संज्ञानात्मक परिपक्वता और नैतिक परिपक्वता के बीच एक सहयोग का समर्थन किया है। चलते हैं प्रश्न नंबर 9 की तरफ। 9 क्या कर रहा है, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित करता है। निकटवर्ती जो विकास का क्षेत्र है वो किसको संदर्भित करता है। 9वां में उस चरण को जब अधिकतम विकास संभव है उसको, या उस विकासात्मक चरण को जब बच्चा सीखने की पूरी जिम्मेदारी लेता है, या एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, या उस सीखने के बिंदु को जब सहयोग वापस लिया जा सकता है। तो आपका 9 का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों, कह रहा है विकास, निकटवर्ती विकास का क्षेत्र संदर्भित किसको करेगा। कह रहा है एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की तरफ। कह रहा है एक उभयलिंगी व्यक्तित्व का क्या होता है। स्त्री लक्षण वाले पुरुषों को संदर्भित करता है। कह रहा है कि आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। में दृढ़ और अहंकारी होने की आदत है। समाज में प्रचलित रूढ़वादिता लिंग भूमिकाओं का पालन करते हैं। तो उभयलिंगी मतलब होता है जो दोनों का गुण जिसमें मिले। तो ऑप्शन आपका दूसरा बन जाएगा। कह रहा है कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व में आमतौर पर माने गए मर्दाना और स्त्री गुणों का समायोजन होता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 11। कह रहा है बच्चे किसको छोड़कर अन्य सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। बच्चे किसको छोड़कर और सभी के द्वारा लिंग भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो 11 का ऑप्शन जो आपका बनेगा मीडिया होगा, सामाजिकरण होगा, संस्कृत होगा, ट्यूशन होगा। तो बच्चे ट्यूशन को छोड़कर और सभी से लिंग भूमिकाएं क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर आपकी 12 की तरफ। प्रश्न 12 आपका क्या कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक यह है कि, कह रहा है कि मानकीकृत परीक्षणों की आलोचनाओं में से एक क्या है कि वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। उनकी भाषा को समझना मुश्किल है। परीक्षण बड़ी आबादी पर लागू नहीं किए जा सकते। वे बच्चे क्षमता की स्पष्ट तस्वीर नहीं देते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा पहला हो जाएगा वे मुख्य रूप से मुख्य धारा की संस्कृत का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसलिए पक्षपाती हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 13 की तरफ। एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है कि, क्या कहता है, एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत क्या कहता है, बुद्धि तेजी से बढ़ाई जा सकती है, यह होगा। बुद्धि कई प्रकार की हो सकती है, यह होगा। पेपर पेंसिल परीक्षण सहायक नहीं है, यह होगा। प्रभावी अध्यापन के द्वारा बुद्धि बढ़ाई जा सकती है। तो एकाधिक बुद्धिमानी का सिद्धांत कहता है प्रभावी अध्यापन मतलब आप अच्छे अध्यापन द्वारा अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। ऑप्शन चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर आपके 15 की तरफ। कह रहा है शिक्षक सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन दोनों का उपयोग कर सकते हैं। शिक्षक क्या है, सीखने के लिए मूल्यांकन और सीखने के मूल्यांकन के लिए दोनों का उपयोग कर सकते हैं। कैसे, बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में, बच्चे को सीखने की ज़रूरत को जानने में और तदनुसार शिक्षण रणनीति का चयन करने में, अवधि अंतरालों पर बच्चों के प्रदर्शन का आकलन करने और उसके प्रदर्शन को प्रमाणित करने में, बच्चे की प्रगति की निगरानी करने और उसके सीखने के अंतराल को भरने के लिए उचित लक्ष्य निर्धारित करने में। तो कह रहा है इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा वो पहला हो जाएगा बच्चे की प्रगति और उपलब्धि स्तर को जानने में। चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है। सतत और व्यापक मूल्यांकन से संबंधित नहीं है, क्या होगा ऑप्शन, इसे भारत के शिक्षा के अधिकार अधिनियम द्वारा अनिवार्य किया गया है, यह होगा।
यह शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है। यह विभिन्न शिक्षा क्षेत्रों में बच्चे की उपलब्धि पर केंद्रित है। यह बच्चों को धीमे, खराब और बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो क्या है, मूल्यांकन से संबंधित नहीं होगा, जो ऑप्शन हो जाएगा चौथा। यह बच्चों को धीमे, खराब या बुद्धिमान के रूप में चिन्हित करने में उपयोगी होता है। तो चलते हैं प्रश्न नंबर 16 की तरफ। कह रहा है क्या बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण हो सकती है, बच्चों में प्रतिभाशीलता के कारण क्या हो सकती है। तो ऑप्शन आपको बताना है 16 में। आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया, एक संसाधन समृद्ध वातावरण, सफल माता पिता, एक अनुशासित दिनचर्या। तो ऑप्शन हो जाएगा 16 का आनुवांशिकता और वातावरण के बीच एक अंतःक्रिया। चलते हैं प्रश्न नंबर 17 की तरफ। कह रहा है सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को कक्षा के माहौल की आवश्यकता होती है जो उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है। यह होगा, या उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। यह होगा, उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित कर जाएगा। बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर यह भी कट जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा दूसरा, उनके सांस्कृतिक और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है और उनका उपयोग करता है। चलते हैं प्रश्न नंबर 18 की तरफ। कह रहा है कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है। शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर, उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर। तो 18 का आपका सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए क्या होना चाहिए, शिक्षक द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देश के तरीकों के उपयोग पर, पहला ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं अब प्रश्न नंबर 19 की तरफ। करा अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त तरीका नहीं है। अति संवेदनशील जो वेरी सेंसिटिव बच्चे हैं, ठीक है, उनके लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त नहीं होगा। तो 19 में ऑप्शन आपका कह रहा है, एक कार्य को छोटे प्रखंडी खंडों में तोड़ना, अधिगम के वैकल्पिक तरीकों की पेशकश, उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश, बेचैन होने पर अक्सर उन्हें फटकार लगाना। तो अति संवेदनशील जब बच्चा है तो वह घबराएगा, तो उसको क्या करना है, उसमें फटकार नहीं लगाना है। तो ऑप्शन आपका चौथा बन जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 20 की तरफ। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न उन बच्चों की पहचान करते हैं जो क्या होते हैं, विकलांग होते हैं, डिस्लेक्सिक होते हैं, सृजनात्मक होते हैं, प्रत्यास्थी होते हैं। अलग अलग सोच वाले पैटर्न जो होते हैं वो क्या होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। चलते हैं प्रश्न नंबर 21 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक द्वारा कक्षा में बच्चों के लिए समस्या हल करने के तरीके का वर्णन नहीं करता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, किसी विशेष समस्या को हल करने के बारे में अपनी विचार प्रक्रिया पर चर्चा करना, कुछ प्रश्न करते समय गतिविधियों को करने के प्रति ईमानदार रहना, सोच विचार परीक्षण और विभिन्न उत्तरों जैसी शब्दावली का प्रयोग करना, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। तो आपका जो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 21 का चौथा हो जाएगा, अभिसरण उत्तरों वाले प्रश्न पूछना। चलते हैं प्रश्न नंबर 22 की तरफ। 22 में क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा एक संवेग है। संवेग क्या है 22 में आपका, स्मृति है, डर है, ध्यान है, उत्तेजना है। तो संवेग इसमें क्या हो जाएगा, आपका डर हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 23 की तरफ। एक 3 साल का बच्चा बताता है कि दूध बूथ पर एक मशीन द्वारा उत्पादन होता है। कह रहा है कि एक बच्चा है बताता है कि दूध जो होता है जहाँ डेयरी है वहाँ पर मिलता है, जो मतलब मार्केट में जो डेयरी एक है दूध मिलने का, तो वहाँ पर जब मिलता है तो क्या होता है, मशीन द्वारा बनता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा बच्चे की समझ में सबसे अच्छा स्पष्टीकरण प्रदान करता है। तो इसका ऑप्शन क्या बन जाएगा कि बच्चे को दुनिया का बहुल सीमित अनावरण ज्ञान है। बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है। बच्चे ने गायों को कभी नहीं देखा। बच्चे का परिवार बच्चे को प्रेरक वातावरण प्रदान नहीं करता है। तो ऑप्शन बन जाएगा दूसरा, बच्चे का जवाब दूध बूथ से दूध खरीदने के अपने अनुभव पर आधारित है, क्योंकि वो दूध बूथ पर देखता है इसलिए वो अपना अनुभव वहाँ पर लगा रहा है। चलते हैं प्रश्न नंबर 24 की तरफ।
करा निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन कौन करता है? कक्षा में शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अनुशासन को बनाए रखना है, यह होगा। या एक शिक्षक को निर्धारित पाठ्यपुस्तक का पालन करना चाहिए, यह होगा। या पाठ्यपुस्तक को समय पर पूरा करने के साथ साथ दोहराने के लिए पर्याप्त समय देना महत्वपूर्ण है, यह होगा। या आराम के लिए जगह बनाना जहां बच्चे संवाद और पूछताछ के माध्यम से सीखते हैं। तो ऑप्शन आपका 24 का हो जाएगा, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 25 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा समृद्ध शिक्षा को प्रोत्साहित करती है? कह रहा है कक्षा को कौन प्रोत्साहित करता है, इसमें ऑप्शन आपको बताना है। वह कक्षा जिसमें प्रदर्शित विभिन्न प्रकार की सामग्री बच्चों की पहुंच से परे हो ताकि सामग्री लंबे समय तक चलती रहे। कह रहा है यह होगा कि मतलब सामान ऐसा हो बच्चे उसको कभी देख न पाएँ और मतलब टच न कर पाएँ, बाकी वो लंबे समय तक रखा रहे। भाई उससे मतलब क्या होगा? तो ऑप्शन दूसरा कह रहा है वह कक्षा जिसमें खुली गतिविधि कोने हों और विभिन्न प्रकार के बाल साहित्य खुले में रखे हों जो दिन के किसी भी समय प्राप्त किया जा सके। तो कहने का मतलब ऐसा हो जहां बच्चे क्या करें, जो भी उनको आवश्यकता हो सामान ले सके अपने गतिविधि के लिए। तो सबसे अच्छा ऑप्शन यही बनेगा। आगे देख लेते हैं। अलमारी में अच्छी तरह संगठित सामग्री वाली कक्षा जहां सामग्री को सप्ताह में एक बार मुक्त खेल के रूप में बाहर लाया जाए। कह रहा है कि अलमारी में सभी सामान रखे हो जो सप्ताह में एक दिन के लिए बाहर लाया जाए, ऐसा होना चाहिए। या पाठ्य पुस्तक सामग्री द्वारा संचालित संरक्षित और योजनाबद्ध अधिगम वाली कक्षा कराया गया केवल पाठ्य पुस्तक पर ही आधारित होता। ऑप्शन इसमें जो बन जाएगा दूसरा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 26 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का कौन सबसे अच्छा वर्णन करता है? वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है, यह होगा। या वे एक राज्य या राष्ट्र में अधिगम के एक रूपता बनाए रखते हैं। या वे अध्ययन के पाठ्यक्रम के बारे में शिक्षकों और माता पिता को मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। या वे संसाधन रहित संदर्भ में सबसे आवश्यक अधिगम संसाधन बनाते हैं, यह होगा। तो ऑप्शन आपका इसमें बन जाएगा, पहला हो जाएगा ये कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक है। चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की तरफ। करा राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क NCF 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की, क्या प्राप्त की? मानवतावाद, व्यवहारवाद, रचनावाद, संज्ञानात्मक सिद्धांत। तो ऑप्शन 27 का बन जाएगा, रचनावाद हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की तरफ। कह रहा है कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि वे अच्छी तरह से वर्दी पहने स्कूल में आते हैं, वे कक्षा में अनुशासन बनाए रखते हैं, वे सभी उपस्थिति में नियमित हैं, वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं। तो 28 का क्या हो जाएगा? चौथा हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न नंबर 29 की तरफ। करा निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त है? बच्चों के अधिगम में सुधार करने का सबसे अधिक उपयुक्त क्या है? नियमित मूल्यांकन परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, यह होगा। या शिक्षक को विभिन्न उदाहरणों और चित्रों का उपयोग करके विषय की व्याख्या करनी चाहिए। या कक्षा में सभी प्रकार की शिक्षण सामग्री होनी चाहिए। या शिक्षक को वास्तविक जीवन स्थितियों पर बच्चों को एक दूसरे से बातचीत करने पर मदद करनी चाहिए, यह होगा। तो 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा प्यारे भाइयों, चौथा हो जाएगा। चलते हैं आज के लास्ट प्रश्न की तरफ। अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, किस तरह से मदद करता है? बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए, चुप्पी साधे रहने के लिए, या शिक्षकों को निर्देश देने के लिए, या बच्चों को उनके पाठ रट कर याद करने में। तो ऑप्शन इसमें जो आपका बन जाएगा 31-30 का पहला आ जाएगा, बच्चों को अपनी शिक्षा को विनियमित और मॉनिटर करने के लिए। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। ओके, जय हिंद।